എനിക്കേതനേരത്തിലും എനിക്കേതയിടങ്ങളിലും എനിക്കേതനേരത്തിലും എനിക്കേതയിടങ്ങളിലും അവൻ മാത്ര ആശ്രയനേ അവനേക്ക് നായകനേ എനിക്കേതനേരത്തിലും বাংলা বোথামায় আইদি বাজারে ঠাকুরু বন বাজারে असम नाचना फिरंबा एबु करम न खंसीगे असम नाचना फिरंबा एबु करम न खंसीगे डा 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 मारा लेरिया 900 रुपया रोकड़ा था मारा लेरिया 900 रुपया रोकड़ा था माने लई द्यो लहेरियो सा माने लई द्यो लहेरियो सा सावन झर लागे धीरे धीरे सावन झर लागे धीरे धीरे सावन झर लागे हो धीरे धीरे सावन झर लागे धीरे धीरे अरे रमा हो पूर्वा से आइल बदरिया पश्चिम से आइल बुंदिया धीरे धीरे सागर निया में ढोल बागे छे सागर निया में ढोल बागे छे गौ गौना सुधारी आवे छे मारी मान मटबा झोटलावे छे कंगी पापा थे दुखन मेरे बालनी माए कंगी पापा थे दुखन मेरे बालनी माए मैं तो हो गईया हालो बेहालनी माए हो मैं तो हो गईया हालो बेहालनी माए कंगी पावा ते दुखन मेरे बालनी माए चूरिर ताले नुरिर माला रिनी झिनी बाजिलो खोपाई दुले मनो फुलेर कुकुरी चूरिर ताले नुरिर माला रिनी झिनी बाजिलो खोपाई दोले मनो फुलेर कुकुरी मी डोलकारा 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 दरिया चरा जा मी डोलकारा 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 दरिया चरा जा बल्लो रे नकबा हो बल्लो रे राम नहीं जेबै नहीं जेबै नहीं जेबै हे सखी मैना के अंगना भागई में फुट गेल कंगना है सखी मैना के अंगना। प्रणाम आप सभी को। बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि सर्व विविध है, विविधता में एकता भारत की विशेषता, और ऐसी ही विशेषता का प्रतीक गीता पुष्प 100 आज हमारी अतिथि हैं। तो आइए हम सब उनका स्वागत करते हैं। गीता दीदी, बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बड़ी बिंदी की सखियों को मेरा नमस्कार। बहुत खुशी हुई आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया है अपने क्लब में। मैं आप लोगों की बहुत आभारी हूँ। सर्वप्रथम मैं गीता पुष्प 100 का परिचय देना चाहती हूँ। इनका जन्म 26 अक्टूबर 1943 को हुआ। माँ बंगाली हैं, पिता केरल वासी, मामी महाराष्ट्रियन, गुजराती, पंजाबी, बंगाली भाभियाँ। विवाह हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक रॉबिन शॉ पुष्प से हुआ। इनका घर राष्ट्रीय एकता का जीता जागता उदाहरण रहा है।
साहित्यकारों की नगरी जबलपुर में इनका जन्म हुआ। माँ श्रीमती पद्मा पटरथ हिंदी की लेखिका थीं। बचपन मुंहबोली नानी सुभद्रा कुमारी चौहान, जो कि राष्ट्र कवि हैं, के आंगन में बीता। मद्रास विश्वविद्यालय से इन्होंने गृह विज्ञान से एमएससी किया और तत्पश्चात गवर्नमेंट कॉलेज जबलपुर के स्नातकोत्तर विभाग में प्राध्यापक बनी। 1965 में जब रॉबिन शॉ पुष्प से इनका विवाह हुआ तो ये बिहार आ गई और पटना विश्वविद्यालय के मगध महिला महाविद्यालय में गृह विज्ञान की प्राध्यापक रहीं और अब सेवानिवृत्त हैं। इनकी रचनाएं भारत की लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही है और यूं तो इन्होंने अनेक विधाओं में लिखा है, परंतु सर्वाधिक लेखन व्यंग्य विधा में किया है। गीता पुष्प दीदी, आज हम लोग आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं और ये हमारा सौभाग्य है कि बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आज आप हमारी अतिथि हैं। तो सर्वप्रथम हम चाहते हैं कि आज के विषय, जब पति पत्नी दोनों हो लेखक, इस विषय पर आप अपनी बात रखें। पति पत्नी दोनों लेखक हैं तो बहुत मजे की बात होती है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को समझते हैं। और जब पति लेखक होता है, ऐसे तो देखिए कोई मास्टर होता है तो उसकी पत्नी को कोई मास्टर नहीं बोलता है, डॉक्टर की पत्नी को डॉक्टर नहीं बोलता है, लेकिन लेखक की पत्नी लेखिका नहीं हो सकती है, उसको तो लेखिका बनना पड़ता है। और अगर दोनों ही लेखक है तो बहुत अच्छा रहता है, दोनों एक दूसरे को समझते हैं। ऐसा है कि एक लिख रहा है तो दूसरा उसको डिस्टर्ब नहीं करता। अगर पत्नी भी लिख रही है तो पति डिस्टर्ब नहीं करता है कि मेरे लिए पकौड़े बना दो, चाय बना दो, मेरी शर्ट खो गई है, कहाँ रखी है, बीच में नहीं बोलता है। और पति लेखक होता है तो पत्नी तो हमेशा पति की सेवा करती ही है। बहुत फायदे भी होते हैं। और अगर कोई भी कुछ लिखता है तो वो एक दूसरे को अपनी रचना सुना सकते हैं। घर बैठे आपको श्रोता मिल जाते हैं, पाठक मिल जाते हैं। नहीं तो अगर लेखक कोई कविता लिखता है तो बेचारा पत्नी को सुनाना चाहता है, उसको पत्नी लेखिका नहीं है, उसको साहित्य में रुचि नहीं है, तो कहे कि छोड़ो, अभी मेरी कढ़ाई जल रही है, अभी तेल जल रहा है, हम क्या करेंगे सुन के, हमें नहीं समझ में आएगा, छोड़ो। तो बेचारा पॉकेट में अपनी कविता लेके घूमता है और मुल्ला ढूंढता है कि किसको सुनाऊं। तो कोई अगर दोस्त मिल जाता है तो पहले तो उसको बोलता है कि चलो यार, तो पहले तो कोई दोस्त को खोजता है, कहते चलो यार चाय पीते हैं, चाय की दुकान पर ले जाएगा, उसको चाय पिलाता है, फिर समोसा भी खिलाता है, फिर जेब से निकालता है अपनी कविता, कहते देखो आज एक कविता लिखी है, तुम सुनो। तब बेचारा वो चाय पी रहा है, समोसा खा रहा है, तो उसको सुनना ही पड़ता है मजबूरन कविता। तब उसको बेचारे लेखक को या कवि को दूसरा श्रोता मिलता है। और अगर पत्नी भी लेखिका तो कितना अच्छा, घर बैठे श्रोता मिल जाता है। दोनों एक दूसरे को सुनते जरूर हैं, क्योंकि अगर नहीं सुनेंगे तो फिर दोनों को, तो फिर उसको भी, तो पति को भी सुनना है पत्नी की रचना, क्योंकि फिर पति को भी तो अपनी रचना पत्नी को सुनाना है। तो सुनते हैं, एक दूसरे को सुधार भी करते हैं, घर बैठे आलोचक समीक्षक मिल जाते हैं। कबीर ने कहा भी है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए। तो आपको घर बैठे निंदा करने वाले भी मिल जाते कि ये नहीं ठीक लिखा है, वो खराब लिखा है। और फिर एक दूसरे के लिए रोने के लिए कंधा भी मिलता है। वो ऐसे, यदि आपने रचना भेजी कहीं, अरे संपादक ने कविता लौटा दी या रचना लौटा दी, उसको पसंद में नहीं आई, तो फिर दूसरा पति या पत्नी को बोलेगा कि अच्छा उसको सुधार करो, दूसरे को भेज दो, दूसरी पत्रिका में भेज दो, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। इस तरह दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, बहुत सहायता करते हैं एक दूसरे के लिखने में। देखिए, मैं लेखिका थी तो पहले पहले मैंने बच्चों के लिए भी लिखा और कोर्स की किताबें भी लिखी, होम साइंस की, एकदम छोटी कक्षा से लेकर MA MSc तक के लेवल की किताबें लिखी होम साइंस की। तो मुझे खुशी है इस बात की कि उन किताबों में पद्मश्री श्याम शर्मा जैसे बड़े कलाकार, विश्वविख्यात सुबोध गुप्ता जैसे कलाकार ने उसमें चित्र बनाए। तो पुष्प जी ने यह सहायता की कि उन लोग को बिठाकर मेरी किताबों के चित्र बनवाते थे बैठ के।
या पुष्प जी कुछ लिखते थे तो मैं उनकी रचनाएं जाके पोस्ट कराती थी, या आती थी तो फिर उसकी कटिंग्स काट के फाइल बनाती थी, बाकायदा लिख के रचनाओं का कलेक्शन मैं करती थी। तो दोनों एक दूसरे के बाद पूरक रहते हैं, सहायक होते हैं। और अच्छा, पुष्प जी एक बार ये चित्र साधना फिल्मी पत्रिका थी, उसके संपादक थे, तो हम लोग बहुत उनकी मदद करते थे। और एक बात बताना चाहूंगी कि मैं हास्य व्यंग लिखा करती थी, तो पुष्प जी जब चित्र साधना के संपादक थे तो उसमें एक अभिनेत्री के बहुत मशहूर अभिनेत्री, अभी उनका नाम नहीं लेना चाहूंगी, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी वो काम कर चुकी हैं, तो आता था कि सवाल आपके जवाब उस अभिनेत्री का नाम रहता था, जवाब उसके। तो उन अभिनेत्री ने मुझे अधिकार दे रखा था कि मेरे वो कितने फैंस के सवाल सच में खुद नहीं देते हैं अभिनेता लोग, उनको इतनी फुर्सत कहाँ रहती, वो सेक्रेटरी रखते हैं। तो सेक्रेटरी नहीं रख के पुष्प जी ने मुझे ही अपॉइंट किया हुआ था कि सवाल आपके जवाब उस अभिनेत्री के, तो मैं ही वो सारे लिखा करती थी जवाब। तो ऐसे एक दूसरे की बहुत सहायता करते हैं, तो अच्छा जीवन बीतता है, खुशहाल जिंदगी हो जाती है। दीदी एक प्रश्न आ रहा है दर्शकों के बीच से कि दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थिति पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। देखिए, प्रतिस्पर्धा तो नहीं, क्योंकि मैं खुद पुष्प जी की प्रशंसिका थी, पाठिका थी, तभी तो शादी करके मध्य प्रदेश से बिहार तक पहुंच गई, है ना। तो उनसे प्रतिस्पर्धा तो नहीं थी, लेकिन हम लोग का शुरू का जीवन, हम लोगों ने अपने बल पर अपनी गृहस्थी बसाने का यानी निर्णय लिया था खुद ही। ये नहीं कि खूब दहेज या सामान ही लेके चले आ रहे हो, ऐसा नहीं। उन्होंने सिर्फ मुझे स्वीकारा था। तो हम जी लोग लिखते थे रचनाएं, तो जो आमदनी होती थी उसी से अपनी गृहस्थी बसा रहे थे। तो पुष्प जी तो स्वतंत्र लेखक थे है। ही। जी। तो जी मैंने पहले मैंने पहले उपन्यास, बाल उपन्यास लिखा था बालक में, तो उन लोगों ने कहा कि क्या मैंने पारिश्रमिक पढ़ा लेंगे। है कि आप रॉबिन शाह पुष्प। जी, रुक गया कुछ। नेट का प्रॉब्लम हो गया कुछ। नेट का प्रॉब्लम हो गया लगता है। संडे को नेट का प्रॉब्लम हो जाता है। जी दीदी आवाज आ रही है। हाँ, जी तो मैं कह मैंने रही थी पढ़ा कि था। प्रतिस्पर्धा की जी खबर हो। रुकावट के लिए खेद है दूरदर्शन की भाषा में। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने पढ़ा है कि आप रॉबिन शॉ पुष्प की प्रशंसक थी, फैन थी, और आपने उनकी रचनाओं से प्रभावित होकर पहले आप उनकी पत्र मित्र बनी और बाद में आपका विवाह हुआ। तो ये पूरा प्रसंग कैसा था, क्या था, थोड़ा सा इसके बारे में बताएंगी तो हमारी बड़ी बिंदियों को अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं पहले तो आपने पूछा था कि क्या आप उनकी प्रतिद्वंदी थी,
तो वैसा तो नहीं था, मैं उनकी प्रशंसिका थी। और एक बात अभी ही बता देती हूँ कि क्या पुरुष जी तो कहानियां लिखते थे, वो पहले ही प्रसिद्ध हो चुके थे, तो वो कहानियां उपन्यास सब लिखते थे। और जब शादी हुई मैंने लिखना शुरू किया, तो कभी मेरा रेडियो टॉक होता था, कोई बहुत अच्छा होता था, तो सामने वाला प्रशंसा तो मेरी करता था कि बहुत अच्छा रेडियो टॉक हुआ, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा, और पुरुष जी की तरफ देखता था। तो मुझे लगता था कि इसे संदेह होता है कि ये तो पति लेखा के तो यही लिख दिया करते होंगे। तो इसलिए मैंने पतली गली पकड़ी और फिर मैं व्यंग लिखने लगी, उनसे एकदम अलग ही रास्ता चुन लिया। हाँ, तो आप क्या पूछ रही थी कि हम लोग का कैसे पहचान हुई दोस्ती। तो मेरी माँ लेखिका थी, और हमारे घर में तो माँ तो बंगाली थी लेकिन वो हिंदी में लिखती थी, और पिताजी मलयाली थे। और हम लोग ने, उन दोनों ने हिंदी भाषी होते हुए भी हम लोग को हिंदी सिखाई। मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे बाद मेरे 4 भाई हैं और फिर एक बहन है। तो हम लोग सब ने हिंदी ही सीखी, और ऐसे तो दूसरी भाषाएं सीखी। एक बीच में मजेदार बात बता दो, मेरे पिताजी मलयाली ना, तो क्या होता था कि हमारे चाचा हमारे घर आए, तो माँ ने कहा कि देखो काका आ रहे हैं, काका आने वाले हैं, बॉम्बे से आ रहे हैं वो अभी, और केरल में रहते थे, फिर बॉम्बे होते हुए इधर आए। तो पहली बार वो आ रहे थे, वो पूरे पक्के मलयाली थे, उनको उतनी हिंदी भी नहीं आती थी। तो हमारे चाचा आए तो हम लोग बोले अरे काका आए, काका आए, खुश हो गए। तो काका ने कोई खुशी नहीं दिखाई, पास में आए बैठे, पिताजी से बात करने लगे। तो फिर पिताजी ने दूर ले जाके कहा कि देखो काका मत बोलो, मलयालम में काका का मतलब होता है कौआ। अब आपके चाचा घर में आए और आप कहेंगे कौआ आया, कौआ आया, तो उनको कितना बुरा लगेगा ना। तो ये भाषा का बहुत गोलमाल हो जाता है। फिर हम लोग उनको खैर अंकल ही बोलने लगे उस हिसाब से। तो पुष्प जी से कैसे पहचान हुई, मैं उनको प्रशंसा पत्र ही लिखा करती थी। जैसे आप लोग फेसबुक में लाइक कर देते, कोई भी चीज अच्छी लगी, पसंद आई, या कुछ लिखते हैं। मैं जब फर्स्ट ईयर में थी तभी से उनके रचनाएं पढ़ती थी और प्रशंसा पत्र लिखा करती थी। उसके बाद तो अपनी पढ़ाई लिखाई में ज्यादा, तो बीच में पत्र व्यवहार छूट गया। लोग गलत कहते हैं कि 7 वर्षों तक इन लोगों का पत्र व्यवहार चला, ऐसी बात नहीं है। बीच में जब मैं बीएससी एमएससी करने लगी तब मैं पत्र नहीं लिखती थी, फिर बाद में 1 साल हाँ जम के लिखा, पत्र लिखा। और पुष्प जी भी बिहार वहां आए थे, जबलपुर आए थे, उनका सम्मान होता था, गोष्ठियां होती थी। फिर हमारे घर में भी बहुत, माँ के कारण बहुत से रचनाकार साहित्यकार आया करते थे, तो वैसे जान पहचान हुई। और एक शादी की मजेदार बात ये हुई कि हम लोग के तो दोनों के धर्म अलग थे, तो सरकारी शादी हुई थी। तो एक प्रोग्राम आता था रेडियो सिलोन पर, लेस्लिन संगीत बहार। उस समय तब टीवी नहीं आया था, बहुत पुरानी बात है, 1964-65 की। टीवी नहीं आया था और विविध भारती भी तब नहीं शुरू हुआ था, तब लोग रेडियो सिलोन ही सुनते थे। तो उसमें एक प्रोग्राम आता था लेस्लिन संगीत बहार, उसमें जो गाना फर्स्ट होता था उसके बारे में कुछ लिख के भेजना पड़ता था, और अगर आपका लिखा हुआ पसंद आया तो वो प्रथम पुरस्कार सूट का कपड़ा देते थे। तो पुष्प जी भी वैसे बहुत वहां से लिखते थे, उन्होंने भी लिखा था, तो उनको एक बार प्रथम पुरस्कार मिला सूट का कपड़ा, तो बहुत खुश हुए। फिर उनके भतीजे भतीजी ये किस्सा बताते हैं। फिर दूसरी बार उन्होंने फिर और एक बार ट्राई किया, तो बोले अब की बार मुझे फिर से फर्स्ट प्राइज मिलेगा जरूर, सूट का कपड़ा। लेकिन जब अनाउंसमेंट हुआ तो उनको मिला कंसेशन कंसोलेशन प्राइज। बड़े दुखी हो गए, बोले फर्स्ट प्राइज किसको मिला, हमको नहीं मिला। तो अनाउंस हुआ कि जबलपुर की गीता पटरथ को फर्स्ट प्राइज मिला है लेस्लिन संगीत बहार में, और उनको सूट का कपड़ा जाता है। तो बेचारे बड़े दुखी हो गए, यार ये कौन है गीता पटरथ, इसको मिला पुरस्कार। और बाद में क्या हुआ कि हम दोनों की शादी हो गई, और वो सरकारी शादी थी तो उसमें कोई शहनाई नहीं बजी, कुछ नहीं। तो इन्होंने फिर जो प्रोग्राम के प्रस्तुत करता थे उनको पत्र लिखा कि हम दोनों की शादी हो गई, हम दोनों प्रथम पुरस्कार विजेता हैं, और हमारी शादी में शहनाई नहीं बजी। तो आपको जान के खुशी होगी कि लेस्लिन संगीत बहार उस दिन, उस संडे को जब शुरू हुआ तो शहनाई वादन से प्रोग्राम शुरू हुआ।
और फिर शहनाई बजती रही। उसके बाद हसन रिजवी ने अनाउंस किया कि हमारे लेस्ली संगीत बाहर के प्रथम पुरस्कार विजेता रॉबिन शपुष बिहार के, और जबलपुर की गीता पटरथ वो भी प्रथम पुरस्कार विजेता, ये दोनों विवाह बंधन में बंध गए हैं। तो इसी खुशी में ये शहनाई बजाई जा रही है। तो हमारी शादी की शहनाई पूरी दुनिया ने सुनी उस दिन। और फिर हसन रिजवी ने कहा कि सबको, इन दोनों को आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए। तो ऐसा हमारी शादी का किस्सा था। फिर तो मैं बिहार आ गई, और हम लोग उनका परिवार भी बहुत उदारवादी, और ऐसे कुछ कट्टरता नहीं है, इसलिए एडजस्टमेंट में कोई दिक्कत नहीं हुई, हम लोग को कोई भी दिक्कत नहीं हुई। दीदी, हमने पढ़ा है कि आपका परिवार राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है। तो किस प्रकार से आपके परिवार में सब लोग इतना अच्छी तरह से घुल मिल कर रहते थे, तो वो जो राष्ट्रीय एकता का भाव आपके परिवार में दिखाई देता है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा ही लगता है, सब तरह के लोग हैं तो मजा आता है। हम लोग कभी कभी उन लोगों का मजाक भी उड़ाते हैं भाषा को लेकर, कभी वो लोग। लेकिन अभी हमारे घर में जब एक गुजराती भाभी आई, तो पहले दिन उसने दाल बनाई तो उसमें चीनी डाल दी। हम लोग बोले बाप रे, अब चीनी वाली दाल खाना पड़ेगा। गुजराती लोग हर चीज में मीठा डाल देते हैं। और अब तो खैर ये सब चीजें बहुत कॉमन हो गई है ना, इस तरह की शादियां भी कॉमन हो गई है। और हमारे यहाँ तो 70-80 साल बहुत पुरानी बातें, यानी तब के लिए ये बहुत नई बात थी। और अच्छा लगता है, सब मिलजुल कर रहते हैं, अपनी भाषा बोलते हैं, अपने कल्चर करते हैं। मेरे छोटे बेटे की शादी हुई है हिमाचल की, वो बहू है मेरी, कांगड़ी बोलती है। और बड़े बेटे की शादी हुई है बेतिया की लड़की से, वो लोग पूरा भोजपुरी कल्चर है, वो यानी वो कैथलिक है वो लोग, लेकिन वो लोग भोजपुरी बोलते हैं। और देखिए, ईसाई लोगों के बारे में एक गलत मान्यता है। लोग सोचते हैं उन लोग को, फिल्मों ने इसको बिगाड़ा। फिल्मों में ईसाई कैरेक्टर जब दिखाया जाएगा तो लड़का होगा तो गले में क्रॉस लटका रहेगा, दारू पिएगा, चोरी करेगा, बदमाशी करेगा। और लड़की होगी तो कैबरे डांस करेगी, छोटे छोटे कपड़े पहनेगी। लेकिन ये एंग्लो इंडियन कल्चर या गोवानीज कल्चर हो सकता है, लेकिन ये गलत दिखाते। भारतीय ईसाई जो होते हैं, जो जिस प्रदेश का रहता है, वो भारतीय संस्कृति अपना के चलता है। जैसे बेतिया में जो शादियां होती हैं उसमें नाचू और ये सब गीत गाए जाते हैं, गालियां दी जाती हैं, सब भारतीय कल्चर लोग अपनाते हैं। अब तो चर्च में सिंदूर दान भी होता है, मंगलसूत्र भी पहनाया जाता है। जी आप। फिर नेट का प्रॉब्लम हो गया। लगता है विभा जी की आवाज नहीं आ रही है। विभा जी परिदृश्य से गायब हो गई। विभा जी फिर नेट का प्रॉब्लम हो गया क्या क्या? मैं कुछ सुना दूं? मैं अपनी एक हास्य रचना सुना देती हूँ उतनी देर में। पता नहीं उनका। हेलो।
हेलो, अब विभा जी का नेट का प्रॉब्लम हो गया। जी दीदी, हाँ क्षमा चाहती हूँ, नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। दीदी ये पूछना चाह रही हूँ कि आपका बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान के आंगन में बीता, तो कृपया सुभद्रा कुमारी चौहान का कोई संस्मरण साझा करें हम लोगों के साथ। विभा जी, आपने क्या कहा? सुभद्रा कुमारी चौहान का संस्मरण सुनाने के लिए कहा क्या आपसे? जी 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 दीदी। सुभद्रा कुमारी चौहान के आंगन में मैं बस 3-4 साल की थी। तब माँ वहां लेके जाती थी, उनके घर में हम लोग रहते थे। तो हम लोग, वो मेरी मुंह बोली नानी थी। और उनकी बेटी थी सबसे छोटी ममता चौहान, मुझसे थोड़ी बड़ी थी, 7-8 साल बड़ी होंगी वो। क्योंकि मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी तो ममता चौहान एमए में पहुंच चुकी थी, उतना अंतर था हमारे इसमें। तो एक बार सुभद्रा जी, मैं बोलूं, सुनाई दे रहा है ना? तो जी एक बार जी जी दीदी। सुभद्रा जी बनारस गई। तो जब वो बनारस से लौटी तो दो छोटी छोटी पिटारी लेकर आई, खिलौनों की पिटारी। एक उन्होंने मुझे दी और एक अपनी बेटी ममता को दिया। उसमें घर घर खेलने वाले खिलौने थे, यानी चूल्हा था, बटुआ था, करछुल था, खाना बनाने का सामान था। तो ममता मौसी, हम उनको मौसी बोलते थे, तो ममता मौसी एक तरफ अपने खिलौने लेके बैठ गई और मैं भी खिलौने लेके बैठ गई। हम लोग पिटारी खोल के खिलौने निकालने लगे। ममता मौसी ने जल्दी जल्दी अपना चूल्हा निकाला, उस पर बटलोई चढ़ाई, तवा चढ़ाया, चकला बेलन निकाला और शहतूत की पत्तियां तोड़ कर ले आई। उस आंगन में शहतूत का पेड़ था, पत्तियां तोड़ के ले आई और फटाफट रोटी बेलने लगी चकला बेलन पर। मैंने भी अपना चकला निकाला, लेकिन अब बेलन तो था ही नहीं उसमें। उस सेट में शायद वो जो भी कारीगर बेलन रखना भूल गया होगा। अब मैं खूब रोने लगी कि कैसा, मेरे में तो बेलन ही नहीं है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने, मेरी सुभद्रा नानी ने मुझे गोदी में बिठाया, बोली बेटा रो मत। फिर उन्होंने आवाज दी, किचन में चौके में एक महाराजिन थी, उनके घर में जो खाना पकाती थी महाराजन खूब मोटी थी। तो उन्होंने पुकारा महाराजिन। तो मुझे पता था कि वो जो महाराजिन थी खूब मोटी सी थी, और उनके बेटे अजय मामा, अशोक मामा महाराजिन की पीठ पर लग जाते थे और चुपचाप उसके कान में बोलते थे ताड़का। तो वो खूब गुस्सा हो जाती थी ताड़का सुन के, और चिमटा लेके हंसती हुई मारने दौड़ती थी। और वो खूब एंजॉय करती थी अपना मजाक, ताड़का उसको लोग बोलते थे तो जानती थी और हंसती रहती थी। तो उन्होंने बुलाया महाराजिन, जाओ चौके से बेलन लेकर आओ। तो महाराजिन चौके का बेलन लेकर आए। तब सुभद्रा जी ने मेरे हाथ में वो बेलन देके कहा कि बेटी देखो, ये जो अपनी महाराजिन है ना, ये अन्नपूर्णा है, ये सबके लिए खाना बनाती हैं, इनके बेलन से पूरे घर के लिए खाना बनाता है। तो ये दुनिया का सबसे अच्छा बेलन है, ये अन्नपूर्णा का बेलन है, लो तुम इससे रोटी बेलो। तो मैं फिर चुप हो गई। लेकिन वो छोटा सा चकला इतना बड़ा बेलन से रोटी बेल रही थी। उधर से ममता मौसी मुझे खूब चिढ़ा रही थी कि बेटे बच्चे। तो लेकिन उनकी कितनी महानता है ना कि अपनी महाराजन को अन्नपूर्णा का दर्जा दिया। और अब जब कभी मैं रोटी बनाती हूँ तो मुझे वो अन्नपूर्णा का बेलन याद आ जाता है। और सुभद्रा नानी से तो फिर ज्यादा मुलाकात हुई नहीं। उसके बाद हमारे पिताजी का ट्रांसफर हो गया था और 1947 में उनका निधन भी हो चुका था। लेकिन उस परिवार से अभी तक हम जुड़े हुए हैं। ममता मौसी तो मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं जब जबलपुर होम साइंस कॉलेज के हॉस्टल में थी तो अजय मामा, अशोक मामा, ये लोग चौहान लोग की मेरे लोकल गार्जियन थे। अशोक मामा रॉबर्टसन कॉलेज में इंग्लिश के प्रोफेसर थे, तो कार लेके हॉस्टल आते थे मुझे लेने के लिए। तो सब लड़कियां उनको झांक झांक के देखती थी कि देखो देखो सुभद्रा कुमारी चौहान के बेटे हैं। फिर मैं उनके घर जाती थी तो ममता मौसी मुझे बहुत प्यार करती थी, अपने पॉकेट मनी से मेरे लिए फ्रॉक का कपड़ा खरीद कर देती थी। फिर मैं वो हॉस्टल लेके जाती थी उस कपड़े को, और मेरी पंजाबी दोस्त लोग जल्दी जल्दी रातों रात फ्रॉक सी देती थी, और दूसरे दिन मैं फ्रॉक पहन के कॉलेज भी पहुंच जाती थी। लेकिन ममता मौसी तब चली गई विदेश। और अभी उनके सबसे छोटे बेटे अशोक चौहान की पत्नी जीवित हैं हमारी,
मंजुला मांगने, मंजुला चौहान, वो भी बिस्तर में रहती है, लेकिन फोन से हमसे बात होती रहती है। और अभी भी उस परिवार से हमारा रिश्ता जुड़ा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, सुभद्रा कुमारी चौहान के पोते की शादी जिस दवे खानदान में हुई है, उसी दवे खानदान में मेरी छोटी बहन की भी शादी हुई है। तो मेरी छोटी बहन कहती कि दीदी अब तो हम लोग सचमुच के रिश्तेदार हो गए हैं। पहले तो हम लोग, और देखिए हम लोग कहते हैं ना वसुधैव कुटुंबकम कहते हैं, और भाषण देते हैं आप लोग कहते हैं भाइयों और बहनों, तो कहीं ना कहीं से हम लोग जरूर जुड़े हुए हैं। एक बात बताऊं कि जो बंगाली खानदान, मेरी माँ बनर्जी परिवार से हैं, तो वो लोग, हमारे नाना 7 भाई थे, तो उसमें से एक भाई की शादी अशोक कुमार और किशोर कुमार की मौसेरी बहन से हुई है। तो उस तरह से दूर के रिश्तेदार हैं किशोर कुमार हम लोग के। फिर मेरी दादी के जो ममेरे भाई हैं, उनकी शादी इससे हुई, जो पद्मिनी से हुई, जो कि जिस देश में गंगा बहती में काम किया था। तो कहाँ कहाँ से रिश्ते जुड़ जाते हैं। खैर बहुत दूर के रिश्ते हैं, हम लोग उतना संबंध नहीं रखते हैं, लेकिन ये बात जरूर है, ये है राष्ट्रीय एकता का फायदा, या ऐसे हम लोग सच में जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अब विभा जी का हाँ स्थिर हो गया। हाँ, शायद उनका स्थिर हो गया। मेरी आवाज आ रही है दीदी? बहुत धीमी आ रही है। अभी अच्छा आ रही लगा है मेरी? लेकिन हाँ। नहीं नहीं अच्छा। अब क्या हुआ? अभी आ रही है आवाज? दीदी आ रही है मेरी विभा आवाज जी आपकी आपको? आवाज नहीं आ रही। ओहो, अभी आ रही है? किसी की आवाज नहीं आ रही। एक मिनट, एक मिनट। मैं आती हूँ, मैं आती हूँ इसमें। क्षमा चाहती हूँ, आज नेटवर्क की समस्या बार बार आ रही है। दीदी मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपको और भी साहित्यकारों का सानिध्य प्राप्त हुआ है जिसमें फणीश्वर नाथ रेणु जी और हरिशंकर परसाई जी का नाम आता है। तो मैं चाहती हूँ कि फणीश्वर नाथ रेणु जी से जुड़ी हुई कोई याद साझा करें और हरिशंकर परसाई जी से जुड़ी हुई भी कोई याद साझा करें। मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मेरी आवाज आ रही? आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही थी। जी दीदी फणीश्वर सुनाई नाथ दे रही रेणु है से आप? हम लोग के बहुत घनिष्ठ संबंध थे, पटना में ही उनसे। मैं तो जब बिहार आई तो पुष्प जी उनको पहले से जानते थे। फिर एक बार की बात, रेडियो स्टेशन में पुष्प जी की मुलाकात हुआ करती थी रेणु जी से। फिर रेणु जी तो रोज कॉफी हाउस में अपना अड्डा जमाते थे, लोगों को जमा करके रखते थे। तो एक दिन रेणु जी हमारे घर आए, तो पुष्प जी को बोले कि आप तो कॉफी हाउस नहीं जाते हैं, इसलिए मैं ही आपके घर आ गया हूँ। तो पुष्प जी मकई बारी चाय पिया करते थे, और रेणु जी को भी मकई बारी चाय बहुत पसंद थी। मकई बारी चाय उस समय बहुत महंगी आती थी, मुश्किल से पटना में मिलती थी। तो दोनों की दोस्ती हुई उसी मकई वाली चाय के कारण। रेणु जी जब आते तो बोलते मकई वाली चाय पिलाओ, तो हम लोगों ने मकई वाली चाय का नाम रेणु लीफ रख दिया था। तो जब रेणु जी आए तो पूज जी कहे कि गीता रेणु लीफ बनाओ। और आप कह रहे थे कि लेखक पति होने से क्या होता है, तो लेखक भुलक्कड़ भी बहुत हुआ करते हैं। एक बार हमारे घर में ऐसा हुआ कि पुष्प जी के 5-6 दोस्त कोई कोई आके बैठ गए, और साहित्यकार लोग, और वो बात करते रहे। हम लोग बोले ये लोग जा नहीं रहे हैं, 2 बज गए, जो ये लोग जाए तो हम लोग खाना खाएं। तो पुष्प जी अंदर आके बोले कि अरे इन लोग को कब तक बिठा के रखे, खाना लगाओ ना। तो हम लोगों ने कहा कि ये लोग भी खाएंगे, तो हम लोग को बताया ही नहीं था। तो बोले कि अरे मैं तो भूल गया था बताने। तो एकदम ऐसी ही बात एक बार रेणु जी के साथ हुई। तो रेणु जी हमारे घर तो बहुत आते थे, हम लोग तो कभी गए नहीं थे रेणु जी के यहाँ।
तो रेणु जी बोले कि मेरे फ्लैट पर आइए एक दिन, राजेंद्र नगर आइए, आप लोग भी आइए। तो हम लोग बहुत अच्छे से तैयार होके गए रेणु जी के घर। तो रेणु जी के घर गए तो जब दरवाजा खटखटाया तो लतिका रेणु बाहर निकली। और लतिका रेणु की भी एक बार हमको ट्रेन में मिली थी। अमरपुर जी आरा से पटना आ रहे थे तो देखा कि एक औरत साधारण सी सूती साड़ी पहनी थी पाड़ वाली, और वो चढ़ी झोला लेके और हम लोग के बगल में बैठ गई। ये उसने भी मूंगफली खरीदी, मूंगफलियां खरीदी, हम लोग को भी खिलाई। इधर उधर की बात होती रही। उस समय पटना में बाढ़ आई हुई थी, सब तरफ पानी पानी था, तो हम लोग वही बात कर रहे थे। उसके बाद पटना स्टेशन आया तो हम लोग उतरने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मेरा नाम गीता है, मैं पढ़ाती हूँ मगध महिला में, और ये मेरे पति है रॉबिन शपुष्ट, ये लेखक है। तो बोले कि अच्छा, मेरा आदमी भी कहानी लिखता है। ऐसा बोल के वो एक तरफ चल गई। तो जब रेणु जी ने हम लोग को अपने घर बुलाया तो हम लोग राजेंद्र नगर उनके फ्लैट में गए। तो दरवाजा खटखटाया, तो जब दरवाजा खोला तो लतिका रेणु ने खोला। तो हम लोग बोले कि अरे ये तो हमें ट्रेन में मिली थी। तो यही है रेणु जी की वाइफ, हम लोग को नहीं पता था। तो हालांकि पहला ही परिचय था, एक बार ट्रेन में मिले थे। अरे क्या, तो बोले कि बैठिए अभी आते होंगे रेणु जी। तो हम लोग यहाँ वहाँ बैठते रहे। तो कुछ फिल्मी और कुछ साहित्यकारों के फोटो लगे थे वो देखे, पत्रिकाएं देखी। उन्होंने हमको मूढ़ी भूंज के खिलाई और चाय पिलाई। अब रेणु जी तो नहीं आए थे। हम लोग कहा अच्छा चलते हैं, फिर कभी आएंगे हम लोग। हम लोग घर आ गए। घर आकर हम लोगों ने कपड़े बदल लिए। अब और फिर हम लोग बैठे थे तो इतने में देखा कि रेणु जी हमारे घर पहुंच गए। तो बोले कि अरे आप, लतिका से पता चला कि आप लोग मेरे घर आए थे और आके लौट गए हैं। मैं तो चला गया था आप लोग के लिए बर्फ शरबत, गर्मी के दिन थे तो बोले बर्फ शरबत और फल खरीदने, मिठाई खरीदने गया था। तो रास्ते में लोग मिल गए तो मैं उन लोगों को तीसरी कसम फिल्म के बारे में किस्से सुनाने लगा। तो भूल ही गया कि आप लोग को बुलाया था। वहां इतनी देर लग गई कि मैं देर से अपने घर पहुंचा। तो चलिए आप लोग, अब मैं उतना सारे फल लाया हूँ, चलिए। तो हम लोग बोले नहीं नहीं, अब तो कपड़े भी बदल चुके, फिर कभी आएंगे। तो रेणु जी वहीं सोफे पर लेट गए। बोले कि नहीं नहीं चलेंगे तो फिर मैं आज रात यहीं सो जाऊंगा। आप लोग चलिए। फिर हम लोगों को, अब उनका ऑर्डर था तो फिर हम लोग फिर तैयार होके फिर उनके साथ उनके घर गए। और ऐसे बहुत से संस्मरण है। पुष्प जी ने तो उनके बहुत इंटरव्यू लिए, मैंने भी लतिका रेणु के इंटरव्यू लिए थे। और रेणु जी के लोगों ने बहुत साहित्य के बारे में लिखा, समीक्षा लिखी, साहित्य के बारे में तो बहुत लिखा। मैंने रेणु जी के बालों का इंटरव्यू लिया था। और पुष्प जी फोटोग्राफर थे तो बोले कि चलो इनके बालों पर, उनके घुंघराले बाल बहुत प्रसिद्ध थे ना, रेणु जी के लंबे लंबे बाल। तो और वो धार्मिक में छपा था, महिला जगत में छपा था। और छेड़ो ना मेरी जुल्फें, इस शीर्षक से वो लेख छपा था। और उसमें ऐसे ही शीर्षक दिए थे, रेणु जी बाल धो रहे हैं तो न झटको जुल्फ से पानी। और एक और उसमें शीर्षक देके लिखा था सौतन के लंबे लंबे बाल। उसका एक संस्मरण है कि रेणु जी एक बार ट्रेन से दिल्ली से पटना आ रहे थे तो ठंड के दिन थे। तो रेणु जी रजाई ओढ़कर नीचे की बर्थ में सोए हुए थे और सामने की बर्थ में एक महिला सो रही थी और उसका पति रेणु जी के ऊपर वाली बर्थ में सो रहा था और उधर भी एक आदमी। तो अब रात हुई, ट्रेन चलने लगी तो वो आदमी ऊपर से नीचे उतरे और लाइट जलाया और कहे सॉरी मैडम। और रेणु जी को मैडम समझ रहा था तो कहे सॉरी मैडम और बाथरूम चला जाए। यानी रेणु जी ने ये किस्सा सुनाया। तो रेणु जी बोले कि उसको शायद डायबिटीज था, बार बार उतरता था, एक्सक्यूज मी मैडम, लाइट जलाए और मेरे इधर पैर रखे, मेरे बर्थ पे पैर रख के उतर जाए फिर बाथरूम जाए। उसका देखा देखी सामने वाला भी, एक्सक्यूज मी मैडम, वो भी बार बार रात को उतरे। तो ये लोग मैडम, तो देखा कि सामने वाली औरत ना चिढ़ गई कि मेरा हस्बैंड इसको बड़ा मैडम मैडम कर रहा है, बड़ा एक्सक्यूज मी मैडम बोला जा रहा है। उसने मुंह बिचका के पलट के वो औरत सो गई। तो सवेरे क्या हुआ कि सवेरे ट्रेन चली, सवेरा हुआ तो वो दोनों आदमी बोलने लगे, अरे सॉरी मैडम, एक्सक्यूज, सॉरी मैडम, हम लोगों ने रात को आपको बहुत तंग किया, बार बार आपको डिस्टर्ब किया बत्ती जला जला के।
तो रेणु जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। जैसे कानपुर स्टेशन आया, सब लोग चाय के लिए उतरे, तो रेणु जी भी रजाई फेंक के चाय खरीदने के लिए उतरे। तो सब लोग भौचक ट्रेन में कि अरे ये तो जिसको मैडम समझ रहे थे ये तो मर्द निकला। तो वो घटना मैंने लिखी थी, सौतन के लंबे लंबे बाल शीर्षक से। ऐसे ही आप कहें तो मैं अपनी एक छोटी सी हास्य रचना सुना दूं जी। 2-3 मिनट की। पति का मुरब्बा। हाँ, मेरी बहुत सी किताबें आई हैं। ये है पति का मुरब्बा, टेंशन जाएगा पेंशन लेने, और चटपटी, और हे खाओ खाए जाओ, चाट मसाला, और एक है लिंक फेल। अभी मेरे पास बहुत सी किताबें बच्चों के लिए भी लिखी और ये हासियों के लिए। तो पति का मुरब्बा ये नव विवाहिताओं के लिए है विशेषकर। अभी बहुत सी शादियां हुई है ना, तो ये पति का मुरब्बा कैसे बनता है। यदि आपके पास पति है तो कोई बात नहीं, ना हो तो उत्तम कोटि के तेज तर्रार पति का चुनाव करें, क्योंकि जितना बढ़िया पति होगा मुरब्बा भी उतना ही बढ़िया बनेगा। दागी पति कभी भी प्रयोग में न लाएं। आवश्यकता से अधिक पके का चुनाव करने से भी मुरब्बा जल्दी खराब हो जाता है। नए ताजे पत्ती का मुरब्बा डाल देना ठीक होता है, नहीं तो मौसम बदलते ही अन्य सुंदरियों के संपर्क में आने से उसके खराब होने की संभावना होती है। अभी से मुरब्बा डालकर रखेंगी तो जीवन भर उंगलियां चाटकर, चटखारे लेकर उसका आनंद उठा सकेंगे। आपके घर की शोभा बढ़ेगी, भविष्य में आर्थिक दृष्टि से लाभ होगा। मुरब्बा डला पति मर्तबान के दायरे में ही रहता है। ट्रांसपोर्टेशन में भी आसानी होती है, किसी भी मौसम में उसका उपयोग कर सकती है, पड़ोसनों और सहेलियों को जला सकती है। अब आवश्यक सामग्री, पति तो चाहिए ही। प्रेम की चीनी पति के बराबर तोल के, मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग आवश्यकता अनुसार, नैनो की छुरी और एक मर्तबान। अब विधि, पति को धो पोंछ कर साफ कर लो। मन पर लगी धूल को दिल के कपड़े से रगड़ कर पोंछते पति चमकने लगेंगे। नैनो की छुरी से पति को पूरी तरह से गोद दे। फिर प्रेम की चीनी की 3 तार की चाशनी बनाए, उसमें पति को पूरा का पूरा डुबो दे। गर्म सांसों की आंच में धीमा धीमा पकने दे। सास ननद को पास न आने दे। पड़ोसनों, विशेषकर जवान पड़ोसनों से दूर रखें। इनके संपर्क में, इनके इन्फेक्शन से बचा के रखें। इनके संपर्क में आने से खराब होने का भय रहता है। पति पूरी तरह प्रेम की चाशनी में सराबोर हो गए हैं, इसकी गारंटी कर लें। मुस्कान की दालचीनी, हंसी की इलायची, जीवन के रंग मिलाकर अच्छी तरह हिला लें, मर्तबान में भर दें। लीजिए, आपके पति का मुरब्बा तैयार है। जब जी में आए इसके मधुर स्वाद का आनंद लीजिए। कुछ सावधानियां भी हैं, बीच बीच में धूप यानी नाराजगी की गर्मी दिखाना जरूरी है, नहीं तो फफूंदी लग सकती है। पड़ोसियों और सहेलियों की नजरों से दूर रखें। यदा कदा चख कर देखती रहें। अधिक चीनी हो गई हो तो झिड़कियों के पानी का छिड़काव करें। कभी कभी ज्यादा मिठास से भी मुरब्बा खराब हो जाता है, चींटियां लग सकती हैं। विशेष सावधानी, मर्तबान तभी खोलें जब मुरब्बा खाना हो। दीदी कमाल कमाल कमाल, इतना इतना मजेदार मुरब्बा है कि नए पति पुरानी पत्नियां भी चाहेंगी। आप आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए दीदी, माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ, आवाज धीमी आ रही है आप लोगों की। बोलिए दीदी, मेरी आवाज, विभा तुम बोलो अगर मेरी आवाज नहीं उनको आ रही है तो। दीदी बहुत सारी, और आज आपको सुनना इतना अच्छा लग रहा है कि यदि हम पूरा दिन सुनते रहे तो भी वो कम है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि हरिशंकर परसाई से जुड़ा हुआ कोई भी संस्मरण छोटा सा ही सही
जरूर सुनाइए। हरिशंकर परसाई जी से जुड़ी हुई कोई याद हो तो वो साझा कीजिए। अब सुनाई दे रहा ना? सुनाई दे रहा ना? हरिशंकर परसाई तो हमारे पड़ोसी थे, उनको मैं परसाई मामा बोलती थी। तो छोटा सा ही संस्मरण सुनाना है तो हरिशंकर परसाई के पिताजी की डेथ हो गई थी और सभी भाई बहनों, और माँ की तो पहले ही डेथ हो चुकी थी, तो सभी भाई बहनों की जिम्मेदारी उन्हीं पर थी, सबको वही संभालते थे, सबके पालन पोषण का भार उन्हीं के ऊपर आ गया था, इसीलिए उन्होंने जीवन भर शादी भी नहीं की थी। और हास्य व्यंग लिखते थे लेकिन खुद बहुत गंभीर रहते थे। और वो बहुत पहले ही उन्होंने जब हाफ पैंट पहनते थे तभी स्कूल में पढ़ाना शुरू कर दिया था। और उन्होंने बताया था कि खंडवा में वो किशोर कुमार, जो प्रसिद्ध गायक, फिल्मी गायक थे, किशोर कुमार को उन्होंने 6th क्लास में पढ़ाया। और किशोर कुमार बहुत शर्मीले थे और बहुत अच्छा गाना गाते थे अपने भाई का, चल चल रे नौजवान, अशोक कुमार का गाना वो गा के सुनाया करते थे। बाद में तो किशोर कुमार कितने प्रसिद्ध हो गए, तो बताते थे कि मैंने किशोर कुमार को पढ़ाया हुआ है। और शादी के बाद हम लोग भी पुष्प जी भी जाते थे तो उनसे मिलते थे। और वो फुटबॉल भी बहुत अच्छा खेलते थे पहले, फिर बाद में तो खैर गंभीर हो गया, अपना पालन पोषण का जिम्मा आ गया। उनकी बहन जो थी सीता, वो जल्दी विधवा हो गई थी और उनके भी 3-4 बच्चे थे, तो उन्हीं के साथ ही रहते थे। सीता मौसी हम लोग कहते थे, हमारे पड़ोस में रहती थी और उनको संभालते थे। तो इनको परसाई जी को फिल्मों में उतनी रुचि नहीं थी, उनको अच्छा नहीं लगता था शम्मी कपूर वगैरह का को चिल्ला चिल्ला के नाचना गाना, उनको पसंद नहीं था। अच्छा, वो कहते थे कि फिल्मों में दिखाता है कि नायक नायिका को, हीरोइन को घेर घेर के नाचता है, सड़क पर, पेड़ के आसपास, यहाँ चौराहे पर, जहां दिख जाए हीरोइन तो घेर घेर के नाचता है। तो फिल्मों ने सिखाया है लोगों को। अब बाद में क्या होता है कि हीरोइन थक हार के फिर उसी को प्यार करने लगती है, उसी हीरो से प्यार करने लगती है जो इतने घेर घेर के गाने गाता है। तो बोलते कि फिल्मों ने सिखाया है कि अपनी बात मनवानी हो तो किसी को घिराव करना, घिराव शब्द फिल्मों से आया है और फिल्मों ने सिखाया हम लोग को घेर घेर के नाचना। और हम लोग बोलते थे कि आजकल बहुत किताबें छपने लगी हैं, तो बोले कि हाँ, ये छापा मशीन जब से आई है ना, इसने प्रेम में बहुत क्रांति ला दी है। जब से किताबें छपने लगी हैं तो प्रेम ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि लड़के लड़कियों को आसानी होती है कि किताबों में प्रेम पत्र छिपा कर देने में, आदान प्रदान में सहूलियत हो गई है, इसीलिए आजकल प्रेम बहुत बढ़ गया। और गुरुकुल के समय एक ही पोथी रहती थी, तो उसमें अगर प्रेम पत्र रख के दे देंगे तो पढ़ेंगे क्या फिर तो ये छापा की दुनिया ने क्रांति लाई। ऐसे ऐसे हंसी मजाक करते रहते थे, और भी बहुत संस्मरण है, फिर कभी सुना। दीदी, आज आपको सुनकर हम लोग बहुत समृद्ध अनुभव कर रहे हैं। आज आप बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में आई और हम लोगों के साथ आपने इतनी यादें साझा, अपने अनुभव हमें बताए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि भविष्य में आप फिर आएं और हम सबकी जानकारी बढ़ाएं और इसी तरह से हमें अच्छी बातें बताएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। और विभा रानी दीदी, आज आपने हमारे प्रोग्राम को संभाला, क्योंकि आज नेटवर्क ने इतनी बार धोखा दिया कि मैं घबराने लगी थी। तो दीदी, आपने इस प्रोग्राम को संभाला और ये प्रोग्राम तो आप ही का है दीदी। और सभी बड़ी बिंदियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बीच बीच में जो नेटवर्क की समस्या आई उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मिलते हैं अगले रविवार फिर बड़ी बिंदी साप्ताहिक लाइव में, तब तक के लिए विदा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट विभा, एक मिनट एक मिनट। मैं भी अपनी तरफ से दीदी का, गीता दी का धन्यवाद अदा करूं और आभार प्रकट करूं, क्योंकि आज तो जैसे जो उन्होंने जो यादों का सिलसिला शुरू किया, याद है दीदी, आप जरा माइक म्यूट कर ले। इतने सारे संस्मरण इनको याद हैं और धारा प्रवाह ये बोल रही हूँ, और हमें लग रहा है कि हम इन्हें सुनते जाएं। और दीदी, हम फिर कभी आपको और तकलीफ देंगे और बातें सुनने के लिए, और ये हम लोगों के लिए सही में ये एक बहुत ही आज की
बातचीत आपके साथ बातचीत एक खजाने की तरह है कि सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई, रेणु जी, पता नहीं मतलब इतने सारे लोगों के साथ और उनकी बातों को सुना करके बता करके आपने हमें हम सबको समृद्ध किया है। और मैं ये भी बताना चाहूंगी कि साथ साथ बीच में हमारे साथ ये इस कार्यक्रम को में से जुड़ी उषा किरण खान दी जुड़ी, उन्होंने आपको नमस्कार भी कहा। मुंबई से सुधा अरोड़ा दी वो जुड़ी जो यहाँ की बहुत बड़ी साहित्यकार हैं, और वो सब इससे जुड़ी और बहुत ही आनंद आया, बहुत ही मजा आया। बीच में सही ये नेटवर्क की अभी फिर से ये गड़बड़ चल रही है, लेकिन ये नेटवर्क की गड़बड़ के बावजूद आपकी यादों के नेटवर्क में कोई गड़बड़ नहीं आई, और ये हम लोगों के लिए इतना उत्फुल्ल करने और आज बिल्कुल रिफ्रेशिंग रहा है। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और बड़ी बिंदी में आप आई और आपने हमको परिष्कृत किया, परिमार्जित किया और हम सबको आनंदित किया अपनी बातों से, अपनी यादों से। और ये कार्यक्रम आपका है, आप जब भी आपको लगे कि मुझे आना है आप हमें बता दीजिए, हमें बहुत खुशी होगी फिर से आपसे बातें सुनने के लिए और आपकी बातें साझा करने के लिए। और विभा तो पूरे कार्यक्रम का संचालन करती हैं, सारा दारोमदार इनके ऊपर है, ये टीम की तरह हम काम करते हैं। और फिर से विभा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और दीदी बहुत बहुत प्रणाम। और दीदी एक बात कहना चाहती हूँ कि कमेंट्स बहुत सारे हैं, तो आप कृपया समय निकाल करके उन कमेंट्स पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आप सभी का बहुत बहुत कमेंट्स बहुत सारे हैं दीदी, कमेंट्स का जरूर आप रिप्लाई करिएगा। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। आपको भी बहुत बहुत सबको बहुत बहुत धन्यवाद।